वेलकम करना चाहूँगी हमारी ऑनरेबल स्पीकर डॉक्टर सुरभि नंदा का, और उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है जो वो आज हमारे साथ शेयर करेंगी। और हम कोशिश करेंगे इस सेशन को पर वीक या हर 10 डेज पे हम आपके सामने लेकर आएँ, बिकॉज इतना लंबा हमारे बॉडी में बहुत चीज़ें होती हैं, वी कैन नॉट टेक इन वन सेशन ऑल द थिंग्स। तो टाइम के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे, इंटरैक्टिव होते रहेंगे। ये एक प्रोग्राम हम लोग जीएससी की तरफ से आपके सामने लेकर आना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कोई भी कोविड के दौरान या उसके अलावा भी जो नॉर्मल कोई भी परेशानी आती है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं वेलकम करूंगी डॉक्टर सुरभि नंदा का। शी इज मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजी, managing director of Dr. Surbhi's Neuro Rehabilitation and Physiotherapy Center. She has been awarded as Best Neuro Physiotherapist in UP. She is also a consultant physiotherapist of Pinpoint Shooting Center at Meerut. Then she is a visiting physiotherapist of Military Hospital and Arogya Hospital, Meerut. इसके अलावा इनका जो क्लिनिक का एड्रेस है वो भी 18 शास्त्री नगर है। अगर आप पर्सनली भी कंसल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आप उनसे उनकी ईमेल आईडी या फोन नंबर कुछ भी लेना चाहें तो यू कैन हैव विद हर। तो मैं टाइम को ना बर्बाद करते हुए मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर सुरभि नंदा को। मैम प्लीज। मैं कर दूं, जस्ट अ मिनट। अच्छा, मैम को हो गई? हाँ, हो गई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा आप सबको नमस्कार। थैंक्स टू रिचा मैम, अभिषेक सर, अमित सर कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आप सब लोगों को बता सकूं कि फिजियोथेरेपी क्या है और इससे संबंधित जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर सकें। तो आज मैं शुरुआत करूंगी, आपको नेक पेन के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, फेशियल पाल्सी और शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर से रिलेटेड जो समस्या है उसके बारे में करेंगे डिस्कस। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको अपने बारे में बता दूं। मैम ने वैसे काफी कुछ बता ही दिया है। मेरी सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मेरठ से ही है। बैचलर्स मैंने सुपार्टी से किया है और मास्टर्स न्यूरोलॉजी कैश कॉलेज रोटी रोड से किया है। उसके बाद मैंने दिल्ली जॉब की है, गुड़गांव जॉब करी है। तो टोटल ऑफ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव। और अभी मैं पिछले 4 साल से मेरठ में मेरा क्लिनिक है जहाँ पर मैं वर्क कर रही हूँ। तो आज का जो सेशन है उसे हम थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाएंगे ताकि वो बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी लास्ट में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और सारी मैं आपकी प्रॉब्लम्स को चाहूंगी कि आप अच्छे से सुने, जो भी प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस करें और मैं उनका प्रॉपर्ली आपको सोल्यूशन बता पाऊँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेक पेन से, सर्वाइकल। ये यहाँ पे वर्टिब्रीज बनाई है मैंने, सर्वाइकल वर्टिब्री C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। हमारे नेक में कॉनकेव इस तरीके से इस शेप में सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं 7। आज के दौर में जैसे कि सबको पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उन्हें लंबे समय के लिए अपना लैपटॉप यूज करना पड़ रहा है या कुछ लोग मोबाइल से कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से प्रोलॉन्ग सिटिंग हो रही है, जिसकी वजह से नेक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। तो इस वजह से नेक में प्रॉब्लम आ जाती है, और कैसे आती है, क्यों आती है, क्या उसकी एनाटॉमी होती है, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री है। इसके बीच में जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं जेली। नॉर्मल आदमी उसको बोल देता है कि पानी भरा हुआ है। ये जो है ये एक कुशन रोल प्ले करता है। जिस तरीके से कार में शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं कि आप जो है उसमें गाड़ी चला रहे हैं और स्पीड ब्रेकर आया है और आपको झटका नहीं लगेगा, वही रोल होता है इसका हमारी बॉडी में कि अगर कुछ भी झटका लग रहा है तो आपको फील ना हो। अब प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या क्या इसके कारण है? पहली बात कि आपने प्रोलॉन्ग सिटिंग करी है, आप फॉरवर्ड नेक बेंडिंग है आपकी, बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप किचन में काम कर रहे हैं या लैपटॉप वर्क यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपका ब्रेन है, ब्रेन के नीचे आपकी वर्टिब्रीज आ गई,
और यहाँ से जा रही है पूरी की पूरी आपकी स्पाइनल आर्टरी। यहाँ से ब्लड फ्लो होएगा और सारी वर्टिब्रेस पर जाएगा। यहाँ से निकलेंगी स्पाइनल नर्व जो कि आपके हाथों को ब्लड सप्लाई करती है। जैसे जैसे ब्रेन से ब्लड आएगा आपकी स्पाइन में जाएगा और धीरे धीरे आपकी नर्व्स में जाएगा। ये एक नॉर्मल एनाटॉमी, नॉर्मल फिनोमेना होता है। अब क्या होता है जब आप लंबे समय तक फोन या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये इसका प्रेशर लगातार इस पे पड़ता रहता है। एक वर्टिब्री का दूसरी वर्टिब्री पर इतना प्रेशर पड़ता है कि ये जो बीच में डिस्क है ये दब जाती है। जैसे कि सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर मैं एक दूसरी बनाती हूँ, ये हमने 3 और ये हमने 4 बना दी। ये बात, इसके बीच का स्पेस हो गया है कम। क्यों? क्योंकि आप लगातार एक ही पोस्चर में बैठे हो और आप रेस्ट नहीं ले रहे हो। तो इसका प्रेशर जब इस पे पड़ेगा तो जो इसके बीच का फ्लूइड है वो बाहर की तरफ निकलेगा, क्योंकि उसके फ्लूइड तो उतना ही है, लेकिन उसके पास स्पेस कम हो गई है, तो वो बाहर निकलकर इस तरीके से बलून की तरह फूल जाएगा, उसमें बल्जिंग हो जाएगी। तो जब ये बल्जिंग हो जाएगी, यहाँ पे जो नसें जा रही है वो नर्व्स कंप्रेस करेंगी, और जब कंप्रेस करेंगी तो आपके हाथों में खून नहीं जाएगा। यही कारण है कि लोग जो है वो बोलते हैं कि उनको इस जगह पर बहुत पेन हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, सुनपन हो रहा है, नंबनेस है, स्टिफनेस महसूस हो रही है, टिंडिंगनेस है। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है। अच्छा चलिए, आप में से मुझे बताइए कितने लोग जो हैं वो रात को सोने से पहले मोबाइल देखते हैं आधा से 1 घंटा? कितने लोग हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो रात को सोते समय से पहले जो है मोबाइल यूज करते हैं। अच्छा, क्या पोस्चर होता है आपका यूज करने से पहले? मोबाइल यूज करते वक्त आप क्या इसी स्ट्रेट पोजीशन में बैठे होते हैं जैसे इस पर बैठे हैं मेरे सामने, या फिर बेड पर इंक्लाइंड होते हैं? इंक्लाइंड ऑन बेड। इंक्लाइंड ऑन बेड ना, मतलब आपका जो पोस्चर होता है वो ऐसे होता है, राइट? और आपका जो नेक हो रहा है वो भी इस तरीके से आ रहा है, राइट? तो अब आप सोचिए, जब आपकी वर्टिब्री इस तरीके से मुड़ेगी तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है और स्वेलिंग होने लग जाती है, स्टिफनेस होती है। फिर क्या होता है, जब आप जो हैं, आप क्या कोशिश करते हैं, अगले दिन आप उठेंगे, उसको बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, चलो ज्यादा दर्द हो गया, दवाई खा ली, कोई भी पेन किलर ले लिया, टॉन्टिफेन ले लिया, दर्द आपका ठीक हो गया। 2 दिन बाद आपको फिर दर्द हो रहा है, अब आप क्या करोगे? आपने फिर से दवाई खा ली, फिर आपको दर्द ठीक हो गया, अब 2 दिन बाद आपको फिर से दर्द हो रहा है, अब क्या करोगे? चलो किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। आप गए फिजिशियन के पास, फिजिशियन को आपने दिखाया, फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने दवाइयां दे दी, आपने वो दवाइयों का कोर्स भी कर लिया। ऐसे ही होता है ना नॉर्मली, है ना? उसके बाद आपको फिर से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, फिर आपने सोचा चलो अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास चलते हैं। आप आए फिजियोथेरेपिस्ट के पास, अब आप क्या कहेंगे, कितने दिन में सही हो जाएगा मैम? पहला सवाल ये होता है, अब आप ये बताओ आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, उसका कुछ तो रेशियो होगा ना। तो पहली बात तो ये कि सर्वाइकल जो है वो कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ सेल्फ इनवाइटिंग डिसऑर्डर। आपने इनवाइट करा है अपने घर में, अपनी बॉडी पे कि आओ। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट नहीं लेते, आपने अपना पूरा दिन ऐसे बना रखा है कि आप लगातार काम कर रहे हैं नॉनस्टॉप। और आजकल कोविड-19 के केस में मैक्सिमम जेंट्स जो है घर में वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और लेडीज जो है वो झाड़ू पोछा बर्तन में बहुत और सफाई में बहुत बिजी है कि नेक उनकी फॉरवर्ड बेंडिंग होनी ही होनी है। खाना भी बन रहा है अच्छा, सबकी वैरायटी का, सबको अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें भी चाहिए। तो इन सब की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और पेन होता है। ठीक, इसको हम एक टर्म और दे सकते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी, RSI, रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी। इसको मैंने क्यों कहा है रिपीटेटिव? मतलब बार बार, प्रोलॉन्ग, एक ही पोस्चर में बार बार बैठे रहना, एक ही चीज को बार बार करना, लगातार लंबे समय तक करना। उससे क्या आ जाएगा? स्ट्रेस, आपकी मसल्स थकेंगी, दुखेंगी। रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी, उसकी वजह से इंजरी हो जाएगी, सिंपल। तो
हमारी जो है कुछ यहाँ से मसल्स जाती हैं, जैसे कि ये नेक है, यहाँ से मसल जाएगी जिसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियस, और उसमें आ जाएगा स्पाज्म बहुत ज्यादा। कितने लोगों का मन करता होगा कि वो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके दबाते रहे, या कोई दबा दे, करता है ना मन इस तरीके से करने का जब लंबे समय तक बैठे रहते हैं। वो क्यों करता है? क्योंकि आपकी जो मसल है ट्रेपीजियस मसल जिसको हम बोलते हैं अंडरगोज स्पाज्म, SPASM। अब स्पाज्म क्या होता है? स्पाज्म एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि अगर आप अपनी मसल्स को रेस्ट नहीं देते तो वो फटीग हो जाती है। फटीग मतलब वो थक जाती है और वो टाइट हो जाती है। वो इतनी टाइट हो जाती है, इतनी ज्यादा टाइट होती है कि वो आपको पेन करती है। ताकि उसके अंदर कुछ और वियर एंड टियर ना हो, वो टाइट कर लेती है अपने आप को। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अगर आप लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, आप किचन में हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप ऐसे बैठिए जैसे मैं बैठी हूँ अभी। अपने हाथ आप टेबल के ऊपर या लैप के ऊपर रखेंगे। देन डू दीज शोल्डर सर्कल्स स्लोली, फॉरवर्ड, अपवर्ड, बैकवर्ड, डाउनवर्ड, then anti-clockwise, upward, backward, downward, forward। आप हर 20 मिनट्स में शोल्डर सर्कल्स करते रहिए। हर 20 मिनट्स में मुश्किल से 3-4 बार अगर आप करेंगे तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम 100% खत्म हो जाएगी। दूसरी, सिंपल श्रगिंग करिए आप। सिंपल श्रगिंग फुल, अभी सब लोग करिए मेरे साथ प्रैक्टिस। फुल शोल्डर ऊपर लेके जाइए, फुल शोल्डर ऊपर, देन डाउन। अगर आप ये एक्टिविटी एवरी 20 मिनट्स या मैक्सिमम एवरी हाफ एन आवर आप करते रहेंगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी गुड रिचा मैम, ऐसे आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो ये दो बेसिक एक्सरसाइज है जो हर आधे घंटे में आपको करना ही करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको सर्वाइकल ना हो। दूसरी क्या प्रॉब्लम आती है? हाथों में झंझनाहट होती है, सुनपन आता है, कुछ लोगों की उंगलियों में सुनपन आता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? आप पूरा स्ट्रेच करेंगे हाथों को। जब आपने अपना हाथ पूरा स्ट्रेच कर लिया तो उसके बाद आप अपनी रिस्ट के पीछे लेकर जाएंगे और पीछे लेकर जाएंगे तो ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा इस तरीके से। करिए आप सब लोग मेरे साथ। तो आपके इस जगह पर पूरा स्ट्रेच आएगा। मेक श्योर कि हाथ जो है वो आपका शोल्डर लेवल पर ही रहेगा, ना ही नीचे ना ही ऊपर। रिस्ट पीछे रहेगा और इस तरीके से पीछे जाएगा। ये 3 एक्टिविटी मैंने आपको बताई हैं। अगर आप हर आधे घंटे में करेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एवरी 20 to 30 मिनट्स आप करेंगे, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी, स्पाज्म भी ठीक हो जाएगा। अब ये जो प्रॉब्लम है ये आमतौर पे सबको होती है। अब आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। ये दो चीजें होती हैं, एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और एक लोसिस। स्पॉन्डिलाइटिस, लाइटिस मींस आइटिस, आइटिस इज द इन्फ्लेमेशन, मतलब कि सूजन आ जाना। आइटिस में आपकी सूजन आ जाएगी यहाँ पर टिश्यूज पर और आपको पेन होगा। और स्पॉन्डाइलोसिस जो होता है उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं इसके अंदर, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ निकलकर बल्ज कर जाएगा। तो हमारे नेक में 3 चीजें हो गई, एक स्पाज्म, एक सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस और एक सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस। अगर आप ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है इनको अगर आप डेली बेसिस पर करते रहेंगे तो ये तीनों प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी। एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट, आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है और आप लोग क्या यूज कर रहे हैं, आइसिंग या हॉट फर्मेंटेशन? ठंडे की सिकाई की गर्म की? बताइए। बोल तो कोई सकता नहीं है। हाँ, आप पहले पूछ लीजिए ठंडे की तो वो हाथ उठा देंगे। आप पूछे गरम की तो वो हाथ कितने उठा लोग देंगे। गर्म की सिकाई करते हैं? हाँ तो प्लीज हाथ उठा दीजिए। रिचा एक हैंड रेज हो रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कब करूं, बाद में या अभी? हाँ अभी मैम का सेशन हो जाए उसके बाद। पहले एक बार मैम अपनी बात कह लें फिर हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे सबके। हाँ हाँ हाँ, जी। वाणी जी ने हाथ उठाया गरम के लिए, आई कैन सी। और किसने? दीक्षा जी ने, रमू मैम ने, वी बहादुर सर ने, यस, शोभा मैम ने। अच्छा, और हाँ मेरे मम्मी पापा ने भी उठाया है।
ठंडे के लिए कितनी परसेंटेज है हमारे पास? ठंडे की कितने लोग करते हैं सिकाई? हाँ, ठंडे के भी काफी लोग हैं। तनु जी हैं, पूनम मैम है, आंटी हैं। मेरे पेशेंट्स छोड़ के हाथ रेज करें, जो मेरे पेशेंट्स हैं वो हाथ ना रेज करें। अब बताएं ठंडे की कितनी लोग करते हैं? पूनम मैम हैंड्स डाउन, अभिषेक सर हैंड्स डाउन। अब बताइए ठंडे की कितनी लोग करते हैं? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मैं तो खुद गरम की करती हूँ। हाँ जी, एक्चुअली लोगों को नहीं पता है कि गर्म की कब करनी है और ठंडे की कब करनी है। ठंडे की जो करते हैं वो हम लोग इनिशियल स्टेज पर करते हैं, एक्यूट इंजरी जब हो जाती है। कोई भी एक्यूट इंजरी है, मोच चाहिए, स्ट्रेन है, तब तो हम आइसिंग करेंगे ही करेंगे, चाहे समर्स चल रही है चाहे विंटर्स चल रही है। लेकिन अगर आपको उसके अलावा स्ट्रेन के अलावा कोई और प्रॉब्लम है और आपके पेन है कहीं पर भी, नेक हो, बैक हो, नी हो, एंकल हो, हील हो, कहीं पर भी, आप समर्स में हमेशा आइसिंग ही करेंगे। जिनको नहीं करनी है आइसिंग वो लोग हैं डायबिटिक, जिनकी डायबिटिक शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, वो आइसिंग ना करें। जिनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है वो ना करें। जिनको ऑलरेडी ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम है कि सर्कुलेशन जो है वो पुअर है, वो लोग आइसिंग ना करें। अदरवाइज आइसिंग का रोल हमारी बॉडी में बहुत अच्छा होता है। अगर आपको पेन नहीं भी है तो भी आप डेली बेसिस पर सोते समय रात को केवल आइसिंग करके सो रहे हैं और ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, गारंटीड नेक पेन तो आपको छू भी नहीं सकता। सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल है। बर्फ सबके घर में होती है, आइस पैक नहीं है तो बर्फ से कर लीजिए, और अगर आइस पैक ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से आइस पैक ले लीजिए। किसी भी कंपनी का, फ्लेमिंगो का बेस्ट होता है, किसी का भी ले सकते हैं। उसको आप रखिए किसी भी कपड़े में कवर करके और आइसिंग कर लीजिए। और सिंपल श्रगिंग एंड शोल्डर सर्कल्स, ये एक्सरसाइज करेंगे, सर्वाइकल आपको छुएगा भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर अब आप सोने से पहले आज भी रात को नेक ऐसे रहेंगे और ये वाला पोस्चर बनाएंगे तो डेफिनेटली आज के सेशन का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पोस्चर ठीक करें और ये रात को बंद कर दें। रात के समय सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को नहीं टच करना है। बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, इम्पॉसिबल है आज की लाइफ में लोगों के लिए, क्योंकि मोबाइल बिना देखे, व्हाट्सएप फेसबुक बिना चेक किए नींद ही नहीं आती है लोगों को। लेकिन प्लीज अगर अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ ही नहीं सही रहेगी तो आप लोग क्या करोगे जिंदगी में? तो इसलिए मोबाइल को 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दो। उसका भी सोने का मन है, 1 घंटा पहले उसे सोने दो, 1 घंटे के बाद आप सो जाओ आराम से फैमिली टाइम स्पेंड करके। ठीक है, तो आज से हम ये प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी सर्वाइकल के कुछ क्वेश्चंस, किसी को क्वेरीज हैं तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग शोल्डर पे चलेंगे। रिचा, आप नाम बताते जाना मुझे, तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। कल तो आप ही अनम्यूट हो जाओगे। किसी का है क्या? जस्ट a minute. हाँ जी, वानी पूछिए आप। वाणी को पूछना है, जस्ट मिनट, मैं वाणी को अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ जस्ट जी। हाय, थैंक यू सुबी जी फॉर द इंफॉर्मेशन। मुझे पूछना था कि हॉट एंड कोल्ड का जो आपने बताया रीजन, मतलब मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि कोल्ड समर में क्यों करना चाहिए, व्हाई नॉट हॉट। आपको बताती हूँ। देखिए, जो कोल्ड फर्मेंटेशन होता है, जब हम आइसिंग करते हैं तो आइसिंग का फिनोमिना होता है वेसोकंस्ट्रिक्शन फॉलोड बाय वेसोडाइलेशन। तो पहले आपकी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगी, सिकोड़ेगी, उसके बाद वो फैलाएगी। तो जब वो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती है, नैरो करती है, जब उसमें स्पेस कम हो जाता है तो वो वहां से स्वेलिंग को रिमूव कर देती है। जैसे ही उसने स्वेलिंग को रिमूव करा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो वेसल्स को डायलेट करेगी।
वेसल्स जैसे ही डायलेट होंगे उसमें ब्लड फ्लो एकदम से रश करेगा, जैसे ही ब्लड फ्लो रश करेगा आपका पेन खत्म हो जाएगा। तो जो आइसिंग है वो आपकी स्वेलिंग और पेन दोनों में अफेक्ट करती है। और समर्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समर्स में आइसिंग का रोल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी तो ऑलरेडी है, तो उसमें जो है आइसिंग का रोल बहुत ही बढ़िया होता है। अब आप कहेंगे हॉट फर्मेंटेशन। हॉट फर्मेंटेशन आप विंटर्स में करिए, क्योंकि विंटर्स में लोग आइसिंग नॉर्मली नहीं कर पाएंगे। जो आपका हॉट फर्मेंटेशन होता है वो आपकी खाली वेसल्स को डायलेट करता है। दैट मीन्स कि वो खाली पेन पर इफेक्ट करेगा, पेन को कम करेगा, लेकिन स्वेलिंग को कम नहीं करेगा। ये सब लोगों की साइकोलॉजिकल एक मिथ है कि कुछ भी होता है तो गर्म की सिकाई कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास कितने सारे पेशेंट्स की ऐसी क्वेरीज आ रही है और आते भी हैं डेली पे, तो जो लोग बोलते हैं कि मैम अच्छा हम लोग तो 1 महीने से 1 हफ्ते से रोज 3-3 4-4 बार हॉट फर्मेंटेशन कर रहे हैं। मैंने कहा आप आइसिंग करके देखो, अगर 1 हफ्ते के अंदर आपकी स्वेलिंग ना कम हो जाए। तो आइसिंग का जो है बहुत अच्छा रोल है स्वेलिंग और पेन दोनों में। वानी आपको क्लियर हुआ? सुरेंद्र जी को कुछ पूछना था। सुरेंद्र सर आपको पूछना है प्रश्न, सर ने हैंड रेस किया था आपको। मैंने उसके बाद शोभा जी को कर दीजिएगा। ठीक है, दीक्षा जी भी हैं। मैं भी दीक्षा जी हाँ, दीक्षा जी भी हैं, पूनम जी भी हैं। सुरेंद्र जी आप सवाल करिएगा जी। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है। सुरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो गए फिर आप अनम्यूट कीजिए। अभी अनम्यूट करता हूँ, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। जस्ट सुरेंद्र जी बोलिएगा आप। हाँ, आवाज बोल कर देखिएगा। प्रीति जी ने क्वेश्चन पूछा है कि एल्बो के एरिया के आसपास का पेन कैसे जाएगा, तो मैं पहले तब तक उनका बता देती हूँ। हाँ बिल्कुल। देखिए, आपके अगर पर्टिकुलर सिर्फ अगर हम एल्बो लें, अगर सिर्फ एल्बो में पेन है तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि एल्बो में आपको पेन अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ। अंदर की तरफ बेसिकली गोल्फर्स एल्बो होता है और बाहर की तरफ बेसिकली टेनिस एल्बो होता है। तो आप पहले मेरे को ये बताइए कि आपको एल्बो जॉइंट में पेन है या आपको पूरे हाथ में पेन है? प्रीति जी, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ जरा। बहुत सारे लोग हैं ना जिस टाइम। प्रीति गौर। हाँ मैं समझ गया। ये रही, अनम्यूट करो। नियर टू एल्बो, ठीक है, मैं आपको ओवरऑल ही बता देती हूँ। अगर आपको नियर टू एल्बो पेन है तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपको आइसिंग करनी है। दिन में 4 बार, 2 आइसिंग सेशन के बीच में 2 घंटे का गैप देना है। 4 बार आप आइसिंग करेंगे। आप आइसिंग करने के बाद माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं। माइल्ड एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, आपने क्या किया, आपने एक टॉवल रोल ले लिया। टॉवल रोल लेने के बाद आपने उसको यहाँ रख लिया नीचे, और आपका जो हाथ है ये बेड के ऊपर है या फिर टेबल के ऊपर है, मतलब कि किसी न किसी सरफेस पे है। जब आपने यहाँ पर अपना टॉवल रखा तो आप नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगे। मेक श्योर कि आपका हाथ नहीं मूव होगा। दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसो मीन्स सेम, मीटर मीन्स लेंथ, मतलब कि आपकी लेंथ, आपका हाथ वहीं का वहीं रहेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, लेकिन आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो जो आपकी सराउंडिंग मसल्स हैं एल्बो की, आर्म की एंड फोर आर्म की, उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। इससे आपका पेन खत्म होएगा। दूसरा जो मैंने ये वाली एक्सरसाइज बताई है, तो ऐसे स्ट्रेच करके रिस्ट पीछे लेके जानी और हाथ पीछे लेके जाना। अगर आपको एल्बो की इधर और इधर पेन है तो ये नर्व की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। हमारी 3 नर्व्स होती है हाथ में, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। उन तीनों नर्व्स की ये स्ट्रेचिंग है। अगर आप इस तरह से स्ट्रेच करेंगे डेली बेसिस पर, दिन में 3 सेट, तो भी आपका पेन काफी हद तक बेटर हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि आप 3 सेट्स करेंगे ही करेंगे। अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो आपका एल्बो सपोर्टेड होगा एंड इट शुड बी 90 डिग्री।
हमेशा जो है आपका ये जो वो होता है सिटिंग पॉस्चर वो 90 डिग्री होना चाहिए हमेशा। तो अगर आपको एल्बो में पेन है या आर्म में फोरआर्म में पेन है तो आर्म रेस्ट होना बहुत जरूरी है। आर्म रेस्ट होगा तो आप अपने आर्म के रेस्ट करेंगे तो वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जी मैम। आई होप इट इज क्लियर। हाँ। सुरेंद्र सर आपका हुआ क्या? टाइप किया है, क्वेश्चन टाइप किया है। सुरेंद्र सर कह रहे हैं कि हाउ वी कैन अवॉइड द डीजनरेटिव चेंजेस। जो जी, डीजनरेटिव चेंजेस जो होते हैं वो आपकी वर्टिब्री लेवल पर होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी एज पर। एजिंग फैक्टर की वजह से डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, या फिर आपका पोस्चर पुअर रहा है, या फिर आपका पिलो गड़बड़ रहा है। मुझे पहले ये बताइए सर, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आप पिलो कैसा यूज करते हैं? पतला, मोटा या बिल्कुल नहीं? इज राइटिंग आई थिंक। हाँ, एक्चुअली वैसे मैंने उन्हें अनम्यूट कर रखा है पर उनकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप पतला पिलो यूज कर रहे हैं, जो कि आजकल लोग नॉर्मली करते हैं, नहीं पता कि नो पिलो आया है नो पिलो, बहुत बड़ा रीजन है सर। अपने आप में ये डीजनरेटिव चेंजेस होने का 100% होंगे जो लोग पिलो यूज नहीं कर रहे हैं। रीजन समझिए उसका। जब आप लेट रहे हैं सीधा, ठीक है, तो आपके इस जगह पर गैप आ जाएगा। जब गैप आएगा और आप लगातार एक पोस्चर में लेटे हुए हैं तो प्रेशर पड़ेगा स्पाइन में। जब स्पाइन पे प्रेशर पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली, अगर एज भी ज्यादा है और शुगर की भी प्रॉब्लम है, तो चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। उसे ये जो कॉन्टिविटी है इसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ उसे सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप सीधा सो रहे हैं तो हमेशा पिलो आपको शोल्डर लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। आपका जो पिलो स्टार्ट होगा वो इस लेवल से स्टार्ट होएगा, ना कि यहाँ से। अगर यहाँ से पिलो स्टार्ट हुआ है और आपने नीचे रखा है तो आपकी नेक आगे से प्रोट्रूडेड होगी, जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम आई। यहाँ से पिलो लगाएंगे। अगर करवट पे सो रहे हैं तो आपकी पिलो की ब्रेथ ये होनी चाहिए, शोल्डर से लेकर नेक तक। तो इसलिए पिलो जो है सबका अपने हिसाब से अलग होगा। मैं खुद 2 पिलो लगाकर सोती हूँ, एक हार्ड और उसके ऊपर पतला सॉफ्ट, ताकि आपका इतना एरिया कवर हो जाए। अगर आप इतना लेवल का पिलो लगा रहे हैं, इतनी ब्रेथ का पिलो लगा रहे हैं और आप साइड करवट पे सो रहे हैं तो आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी। आप चाहे अभी के अभी करके देखिए, जो लोग सुन रहे हैं वीडियो करके देखिए। अगर आप पिलो नहीं लगा रहे हैं साइड करवट के ऊपर, आप पिलो नहीं लगा रहे हैं तब लेटिए। आपका क्या होगा, आपकी नेक नीचे जाएगी, आपका शोल्डर दबेगा, शोल्डर में भी पेन आएगा, नेक का कर्वेचर भी खराब होगा तो नेक में भी पेन आएगा। अगर आप पिलो यूज कर रहे हैं तो आपका ये बिल्कुल पैरेलल जाएगा, स्पाइन स्ट्रेट जाएगी, उसमें डीजनरेटिव चेंजेस होंगे। डीजनरेटिव चेंजेस होने का एक ये भी होता है ओवर यूज। जब हम बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं अपनी मसल्स को, अपनी बोन्स को, वही रिपीटेटिव अगर हम यूज कर रहे हैं तो भी पेन आ जाता है। तो इसलिए ये सारी एक्सरसाइज करते रहो और जो कुछ चीजें जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताएं इनका ध्यान रखें। सर आपको क्लियर हुआ होगा शायद। रिचा चैट देख रहा है। सुरेंद्र जी कह रहे हैं उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। सुरेंद्र जी ने शायद अपना ऑडियो से कनेक्ट नहीं किया है, शायद हो सकता है। आप शोभा जी को अनम्यूट कीजिए। मैंने दीक्षा जुनेजा जी को कर दिया, पहले आप दीक्षा जी को किया है, ठीक है। दीक्षा जी आप पूछिए। जी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। डॉक्टर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब कोल्ड फर्मेंटेशन आपने बोला कि स्वेलिंग में बहुत अच्छी होती है, तो जब किसी का प्लास्टर रिमूव करते हैं तो उसमें स्वेलिंग हुई होती है किसी भी एरिया में, तो उनकी हॉट फर्मेंटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त तो स्वेलिंग हुई भी होती है। नॉर्मली यही मैंने देखा है हर जगह पे, बैक्स से फर्मेंटेशन करेंगे या फिर नमक वाले पानी में या फिटकरी वाले पानी में डिप करने को कहेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है। देखिए हर फिजियोथेरेपिस्ट एंड हर ऑर्थोपेडिक का जो एक्सपेक्ट होता है चीज को देखने का वो अलग होता है।
ये मेरी थ्योरी है और मैंने इससे बहुत रिसर्च करी है। मैंने ये रिजल्ट नोटिस करा है कि हमेशा आइसिंग करनी चाहिए। मैं अपने फ्रैक्चर वाले पेशेंट को भी आइसिंग ही कराती हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं उनको भी आइसिंग ही सजेस्ट करती हूँ। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है बोलता है मैम सेंधा नमक के पानी में बोला है, इसमें बोला है, उसमें बोला है, तो आप आइसिंग करो। अगर 2 दिन में रिजल्ट ना आए तो आप बताना। तो फ्रैक्चर के केसेस में भी आइसिंग करनी चाहिए। इनफैक्ट आइसिंग के साथ साथ अगर आप डिप नहीं कर सकते हैं तो अगर आप उस पर स्ट्रोकिंग करेंगे इस तरीके से करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। स्टिफनेस और पेन दोनों एक साथ खत्म होते हैं। तो फ्रैक्चर के केस में भी आइसिंग ही रिकमेंडेड है। और इन केस अगर सिर्फ पेन हो रही और स्वेलिंग ना हो, इंटरनल पेन हो और स्वेलिंग ना हो, तो उस केस में क्या ठीक रहता है? देखिए आइसिंग से आपका पेन और स्वेलिंग दोनों जाएगा। दोनों अगर जाएगा। आपको हाँ जी, अगर आपको आइस बर्न वाली प्रॉब्लम है या जिनको सेंसेशनल प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया था डायबिटिक के पेशेंट है या जिनको पुअर सर्कुलेशन है, वो उन केसेस में हॉट फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं। बट अगर यंगस्टर्स हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है आइसिंग से तो आइसिंग ही बेटर ऑप्शन है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। हाँ ऋचा, अनम्यूट किसको करना है अभी? शोभा जी को कीजिए, शोभा शोभा चौधरी। जी को जस्ट शोभा जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। जी बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन ये है क्योंकि आई एम ए 50-year-old वुमन। मेरा काफी लंबे आवर्स काम करने के होते हैं, नियर अबाउट 12 आवर्स और 13 आवर्स वर्किंग के होते हैं। तो मैं ऐसा देखती हूँ कि स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम मुझे है, लेकिन मैम आजकल जो मैं देख रही हूँ जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो एक वॉइस निकलती है, मतलब एक साउंड होती है मेरी मसल्स में जब मैं शोल्डर्स को अपने मूवमेंट करती हूँ या बॉडी में अपने नीज को मूवमेंट करती हूँ तो एक साउंड निकलती है। तो ये मैं जानना चाहती हूँ ये ऐसा क्यों होता है या इसका क्या रीजन है, और क्या ये बॉडी में जो बोन्स है उनमें कोई डिजनरेशन हो रहा है, किस तरह की मतलब प्रॉब्लम है, और इससे मैं कैसे छुटकारा पा सकती हूँ, कैसे आउटकम हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, कोई भी जॉइंट है, वो हमारा सर्वाइकल स्पाइन का जॉइंट है या शोल्डर जॉइंट है या एल्बो है, रिस्ट है, नी है, व्हाटएवर जॉइंट है, हमारे जॉइंट के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो एक प्रोटीन का बना होता है, ग्लूकोसामीन। तो एक एज आने पे ग्लूकोसामीन अगर आप लेते रहेंगे सप्लीमेंट के फॉर्म में तो आपकी बॉडी खुद से साइनोवियल फ्लूइड तो बनाती ही है, ग्लूकोसामीन को प्रोड्यूस करती ही है, लेकिन एक एज आने पे उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। जैसे कि एक एज आने पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ऐसी ग्लूकोसामीन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो जब आप एक्सटर्नली ग्लूकोसामीन लेंगे, वो भी सप्लीमेंट फॉर्म में, नॉट एलोपैथी, अगर आप उसको सप्लीमेंट फॉर्म में ग्लूकोसामीन को अंदर लेंगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्लूकोसामीन बनाना शुरू कर देगी और वो फ्लूइड बनने की, जब वो फ्लूइड बन जाएगा तब आपको वो साउंड नहीं आएगी। तो उस साउंड को हम टर्म देते हैं क्रेपिटस, CREPITUS, जो टक टक की आवाज आती है, नेक को ऐसे करो, कुछ भी करो, उसको क्रेपिटस बोलते हैं। और वो डीजेनरेटिव चेंजेस के होने की वजह से आती है जब आपकी एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री से रगड़ खाती है, या कोई भी एक जॉइंट ये है और बीच का फ्लूइड खत्म हो गया है, वो खत्म हो गई है, तो इसके जो कॉर्नर है वो दूसरी वाली बोन से टकराएंगे और वहां पे ना कुछ स्पर्ज डेवलप हो जाएंगे। स्पर्ज मतलब एक बोन के ना कोने से निकल जाएंगे। तो जब वो कोने कांटे कांटे से जो निकल जाते हैं वो उस फ्लूइड के ग्रीस के कम होने की वजह से निकलते हैं। तो मेक श्योर। मैम ये जो आपने सप्लीमेंट बताया है, क्या फूड आइटम्स ऐसे हैं जो मैं खाऊं, अपनी डाइट में इंक्रीज करूं, या एक्सटर्नली और क्या टैबलेट्स या समथिंग ऐसी कोई अवेलेबल है मार्केट में जिससे मैं इसको इंक्रीज कर सकती हूँ? देखिए अगर आप सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो ग्लूकोसामीन और ओमेगा ये सारी चीजें हैं, ये आप फूड आइटम से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि सब हम सबको पता है कि फूड आइटम कितनी
ये ओरिजिनल और कितने नेचुरल है। कुछ भी आज की तारीख में नेचुरल या आप सोचें कि प्योर है तो प्योर नहीं है। तो जो आप खा रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह और ओमेगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन अगर आप ले रहे हैं तो उससे आप लेते हैं, लेकिन एक्सटर्नली आप ग्लूकोसामीन और ले लें। ग्लूकोसामीन आपकी एम्बे न्यूट्रलाइट में भी आती है, HHI हैप्पी हेल्थ इंडिया है कंपनी, उसमें भी आती है, और वेस्टीज है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें सप्लीमेंट्स आते हैं। तो आप कोई सा भी ग्लूकोसामीन जो कि आपको सूट करे वो आप ले सकते हो, एनी ग्लूकोसामीन यू कैन टेक। तो लेकिन उसको आप लेते रहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे खत्म हो जाए। दूसरा, दूध का इंटेक करना बहुत जरूरी है, मिल्क, और साथ में विटामिन डी, क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं लिया तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो मैम कितने हाउ लॉन्ग, मतलब कितने लंबे समय तक लेना पड़ेगा सप्लीमेंट? 2 months एट अ स्ट्रेच लीजिए, दिन में 2 बारी, सुबह और रात को खाना खाने के साथ, क्योंकि फूड सप्लीमेंट है। जब हम कोई भी फूड सप्लीमेंट लेते हैं खाना खाने के साथ ही बीच में एक घूंट पानी से, तो जैसे ही वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पर कुछ फूड जूसेस सिक्रीट होते हैं, उसके साथ उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। उस टाइम पर अगर आप लेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। आप 1 month ट्वाइस लीजिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग, उसके बाद आप एक बार कर दीजिए एंड देन 3rd month आप रोक दीजिए, देखिए कि कैसा रिजल्ट है। उसके बाद आप फिर शुरू कर लीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट ले रहे हैं, एलोपैथी नहीं ले रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ रिचा, अभी किसको अनम्यूट करना है? अभी इसमें चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं। एक हाँ, है कि राइट शोल्डर में बहुत पेन रहता है। मैम अभी इसके पहले बाद- नेक वाली कवर कर लेते हैं, फिर शोल्डर जब समझाऊंगी ठीक तब है। शोल्डर। एक नेक का भी है क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि काफी टाइम से नेक में पेन है, लॉट ऑफ पेन इन, अश्विनी जी का क्वेश्चन है। अच्छा, ओके। नेक के पेन के लिए तो मैंने अश्विनी जी आपको सारी चीजें बता ही दी है कि आपको शोल्डर सर्कल्स करने हैं, श्रगिंग करनी है और ये एक्सरसाइज करनी है। साथ में आप आइसिंग को करिए ही करिए, उसके बाद आप रिजल्ट बताइएगा। मैंने अपनी कुछ यूट्यूब वीडियोस भी बनाई हुई हैं, रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, तो उसको भी अगर आप यूट्यूब पे जाकर देखेंगे, GST के फोरम में भी अभी डल जाएंगी जल्दी, तो अगर आप उसको देखेंगे आपको सारी उसमें डेमो करके बताई हुई है, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। फाइन सर, पूनम तिवारी जी का एक क्वेश्चन, उनका और ले लीजिए। अनम्यूट करूं मैं पूनम तिवारी जी को हाँ ना? हाँ हाँ। जस्ट क्वेश्चन जी ने अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि ग्लूकोसामीन जो है वो हेपाटाइटिस, एक बार रीड करिएगा सर क्वेश्चन, शायद और जॉइंट्स के लिए भी सूटेबल है कि नहीं, यही है। हाँ हाँ यही है, इज इट एप्लीकेबल फॉर द जॉइंट्स? बिल्कुल, ये आपके सारे जॉइंट्स के लिए एप्लीकेबल है। हेपाटाइटिस जो होता है साउंड वो जॉइंट से ही आता है, जब दो बोन आपस में टकराती है और बोनी पर बन जाता है। तो ग्लूकोसामीन हर जॉइंट के लिए जरूरी है और वो हमारे हर जॉइंट में होता है, चाहे वो नीज हो, चाहे शोल्डर हो, चाहे हमारी स्पाइन हो। पूनम तिवारी जी को मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपना सवाल कर लीजिए पूनम जी। हेलो डॉक्टर सुबी। हेलो मैम। कैसे हैं? मेरे ना ये राइट नेक में अभी भी इतना पेन है आफ्टर द श्रगिंग और क्लॉक और एंटी क्लॉक। मैम स्कूल की कितनी क्लासेस चल रही है पहले ये बताइए? एट द स्ट्रेस 3 hours, लेकिन स्कूल का ऑनलाइन काम पूरे दिन चल रहा है, पूरा दिन, ऑनलाइन काम पूरे दिन चल रहा है? पूरा दिन चल रहा है। आपको आंसर मिल गया अपनी प्रॉब्लम का? मतलब कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं, मोबाइल पे भी कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बट इतना पेन है, यहाँ से होके यहाँ तक सर तक बहुत पेन है। मैम आपकी प्रॉब्लम शायद काफी पुरानी है, आई सपोज, है ना? तो जो फ्रेश प्रॉब्लम है उसमें तो ये वाली चीज वर्कआउट करेगी ही करेगी, और जो ओल्ड प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे क्लिनिक विजिट करिए, थोड़ा सा आपको ठीक कर दूं, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम खुद ठीक हो जाएंगी, ये वाली रेमेडीज लेके। आफ्टर द लॉकडाउन? ना मैम, कल से आना शुरू कर दीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? चैट में एक क्वेश्चन और है शायद। चैट में मुझे नहीं दिख रहा है और कोई क्वेश्चन। एक था, स्टार्टिंग में था, वो नेक वाला ही था। वो मैंने, हाँ हो गया है। आई थिंक वी कैन प्रोसीड फर्दर। जी 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 मैम आप प्रोसीड कीजिए।
शुरू करें, शोल्डर पर आए। हाँ मैम, शोल्डर पर आइए। ठीक है, शोल्डर का एक डायग्राम बना देती हूँ। ये जो है हमारा शोल्डर जॉइंट हमारी 3 बोन से मिलकर बनता है। एक तो हमारी स्कैपुला बोन जो हमारे इस साइड पे होती है, दूसरा हमारी फ्यूमरस बोन जो हमारी ये हाथ की हो गई, एंड तीसरा कॉलर बोन जिसको हम क्लेविकल बोलते हैं। इन तीनों बोन से मिलकर हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। शोल्डर जॉइंट में होता क्या है कि इसमें फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा कॉमन। फ्रोजन शोल्डर के रीजन क्या क्या होते हैं? सबसे पहला रीजन, अगर आप डायबिटिक हैं तो हो सकता है आपको। दूसरा रीजन, कोई भी इंजरी हुई है, फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, कि आप गिरे और आपका हाथ एकदम स्ट्रेच हुआ है, तब आपका शोल्डर फ्रीज हो सकता है। आपके यहाँ पर कोई भी फ्रैक्चर हुआ हो तो वो इमोबिलाइज रहा इतने लंबे समय तक, तो आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, बिना किसी वजह के भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। आप रात को सोए, सुबह उठ के देखेंगे आपका कंधा नहीं चल रहा। इसकी कोई नोन इटियोलॉजी नहीं है। सबसे बड़ा रीजन है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही शुगर है, ना ही फ्रैक्चर है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। अब फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है? मैंने आपको बताया स्कैपुला बोन है, ये फ्यूमरस बोन है। इसके बीच में कैप्सूल है, कैप्सूल जिसमें जोड़ के रखा हुआ है। यही मेन कैप्सूल है जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। धीरे धीरे क्या हुआ, सपोज करिए आपको फ्रैक्चर है, आपका ये जो जॉइंट है ये इमोबिलाइज कर लिया आपने, थोड़े दिन तक आपने इसको यूज नहीं करा, कोई भी रीजन है, आपको अचानक से पेन होना शुरू हुआ, या होता है ना कई बार आप शटर उठा रहे हैं शॉप का तो सीधा यहाँ पर जर्क पड़ेगा, तो थोड़े दिन आपको पेन रहा, आपने सोचा पेन है इसको मूव ना करो। जब आप किसी भी चीज को मूव नहीं करेंगे तो वहां पर क्या होता है, जंग लग जाता है ना। जब जंग लग जाएगा, जब आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो यहाँ की मसल्स हैं वो यूज नहीं होंगी। आपने ये वाला हाथ ऐसे और ऐसे नहीं उठाया तो आपकी मसल्स यूज नहीं हुई, मसल्स वीक कर पड़ गई, तो जो यहाँ का जो कैप्सूल है जिसमें जोड़ा हुआ है वो एकदम टाइट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, क्योंकि उसको आपने यूज ही नहीं करा, वो श्रिंक कर जाएगा। अब जब वो श्रिंक कर जाएगा तो वहां पे कुछ एडिशंस फॉर्म हो जाएंगे। एडिशंस मतलब कि कुछ नॉट्स, कुछ गांठें बन जाएंगे और साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे अपने आप कम होता रहेगा। इस सब की वजह से यहाँ पे जो एडिशंस फॉर्म होंगे इस कैप्सूल में, इसको हम टर्म देते हैं फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ एडिसिव कैप्सूलाइटिस। एडिसिव जो कि एडिशन फॉर्म हो गए, कहाँ पर हुए, कैप्सूल में, एंड आइटिस इज इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, एडिसिव कैप्सूलाइटिस। तो ये जो है इसमें कई सारी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आपको पेन होगा, आप उसको यूज नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो पेन आपका बढ़ता रहेगा, आप मेडिसिन खा लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपने चौथा दिन आया, हफ्ता आया, आपने फिर से उसके लिए कुछ नहीं करा, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, वहां पे अब एडिशंस बनने शुरू हो गए, स्कार टिश्यू बनना शुरू हो गया, तब जाकर जो है वहां पे आपकी बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन आ गई और आपको महसूस होगा कि आपका हाथ जो है ये 90 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं रहा। कुछ लोग क्या करते हैं इस केस में, इंजेक्शन लगवा लेते हैं। इंजेक्शन बिना लगवाए भी ठीक हो सकता है। देखिए फिजियोथेरेपी जो फील्ड है ना, ये जो है ये पुराने जमाने में क्या होता था, चरखी चलाते थे, चक्की से आटा पीसा जाता था, सारी चीजें वो हाथों से होती थी, कपड़े धोते थे तो ऐसे थप्पी मार के धोते थे। तो हम लोग वो सारी चीज को छोड़ आए हैं और वही सारी चीजों की एक फील्ड बन गई है फिजियोथेरेपी। थैंकफुली हम छोड़ आए हैं और फील्ड बन गई है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट बन गए हैं। तो खैर जोक अपार्ट, आपको यहाँ पे फ्रोजन शोल्डर की जब प्रॉब्लम आएगी, आप जब उसको मूव करेंगे तो आपको पेन होगा बहुत ज्यादा। लेकिन फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बिना दर्द के वो ठीक नहीं होगी। अगर आप सोचें कि आपको दर्द भी ना हो और वो ठीक हो जाए, नहीं,
सर्वाइकल, लो बैक में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बिना दर्द के हम आपको ठीक कर देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप फिजियोथेरेपी सेशंस लेने आ रहे हैं तो आपको दर्द नहीं होता सर्वाइकल, और इसमें दर्द धीरे धीरे कम होता है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर का जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले आपका दर्द बढ़ेगा, आपका दर्द पीक पर जाएगा। जैसे ही आपके वो एडिशंस ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही आपके एडिशंस ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, आपका मूवमेंट फ्री हो जाएगा और फिर आपको उसके बाद पेन नहीं होगा। फ्रोजन शोल्डर के लिए अगर कुछ एक्सरसाइजेज हैं तो वो ये है, आपको कुछ सीढ़ी चढ़नी है, और जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो एक बार फेस आपका इधर होगा और एक बार फेस आपका दीवार की तरफ होगा। मतलब कि जब आप आगे की तरफ वॉल पे ऐसे चले तो एक बार फेस ऐसे होगा और एक बार आपका हाथ ऐसे होगा। तो आपके दोनों मूवमेंट आएंगे, ऊपर चढ़ना है देन नीचे आना है। तो जिस तरीके से मिरर से आप करते हैं ना, मिरर शीशा, उसी तरीके से आप मिरर को साफ करेंगे, सामने की तरफ मूव करके और वॉल की तरफ मूव करके, दोनों। आप वॉल को पुश करेंगे एज इफ यू आर पुशिंग दी वॉल। एंड कुछ लोगों का जो है वो पीछे नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, आपने कोई भी दुपट्टा ले लिया, ये वाला हाथ है अगर आपका अफेक्टेड, ये पीछे नहीं जा रहा है, तो इस हाथ को आपने नीचे रखा, इस हाथ को आपने ऊपर रखा, आपने दुपट्टा ले लिया और आपने ऐसे करके खींच जाते हैं। प्रभुदेवा बनना है, समझ आ गया है? ये वाली एक्सरसाइज आप करेंगे तो इससे पीछे वाला मूवमेंट धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। फ्रोजन शोल्डर आज की तारीख में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, लेकिन ठीक हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक नहीं है। अगर बिल्कुल फ्रेश केस है तो 15 डेज के अंदर 100% ठीक हो जाता है, कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं। दैट्स ऑल। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस? जी, हैंडेड ओवर टू आवर वाइस चेयरमैन अभिषेक सर। नहीं रिचा, अब मैं कह रहा हूँ कि अभी पार्टिसिपेंट्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई हैंड रेज हो रहा है क्या? हाँ, वही मैं देख रही हूँ। एक बार देखना, मैं वो कर देता हाँ, एक शोल्डर पेन का एक क्वेश्चन शुरू में आया था। जी जी जी, राइट शोल्डर पेन का क्वेश्चन था ना। हाँ, राइट शोल्डर हाँ। में पेन रहता है। मैम एक क्वेश्चन था कि उनके राइट शोल्डर में पेन रहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? राइट शोल्डर में अगर पेन रहता है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, पहले सबसे पहले आइसिंग करिए, फिर इन एक्सरसाइज के 3 सेट्स करिए। साथ में जो श्रगिंग वाली बताई थी सर्वाइकल की, वो करनी ही करनी है, क्योंकि नेक पास में तो सारा मिलकर ही जॉइंट बनता है। और साथ में जो अभी एक्सरसाइज बताई है, इनको फॉलो करिए और आइसिंग करिए, आपका शोल्डर काफी हद तक बेटर हो जाएगा। तनु जी, अच्छा मैम, इसमें एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे सर्वाइकल में चक्कर भी आता है, कि मुझे भी बहुत बार आ चुका है। जैसे मैं बैठ के खड़ी होती हूँ तो एकदम से घूमने लगता है, तो ये भी मतलब उसी से ठीक हो जाएगा सब, जो एक्सरसाइज आपने सर्वाइकल के लिए? सबसे पहली बात तो ये है, मैं ये पॉइंट शायद मिस हो गया, जितने आप में से मैम किसी को भी अनम्यूट करिए वॉलंटरीली, किसी को भी आप कर लीजिए अपनी मर्जी से। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि उठते कैसे हैं बेड से, जब सोकर उठ रहे हैं तो कैसे उठ रहे हैं, व्हाट इज द पोस्चर? ठीक है, किनको करूं? किसी भी एक बार म्यूट करके पूछिए प्लीज। वीडियो देख, पूनम मैम को करिए, पूनम मैम को करिए, मैम को करिए, वो तो सही बताएंगे, उन्हें मालूम है, उन्हें बताया। अच्छा फिर रहने दीजिए, वो सही वाले को नहीं करना है। आप वीर बहादुर सर को कीजिए अनम्यूट, ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं साथ में। अच्छा एक मिनट, हाँ ये मैंने कर दिया। कन्नौहर लाल के प्रिंसिपल हैं सर हमारे साथ। नहीं हुए नहीं अभी, कर तो रहा हूँ, उन्होंने शायद वहां से वो कर ना, एक बार सर अनम्यूट करके देखिए। यहाँ से हो नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं मैम, आप बताइए। रमू मैम को करिए, रमू मैम को करिए, आईपैड के नाम से हैं, आईपैड। प्लीज सब लोग अपनी एंट्री अपने नाम से कर लिया करें, वैसे ना हमको एंट्री देने में भी आसानी रहती है आजकल ना, आपको पता ही है क्या चल रहा है। रिचा अनम्यूट मैम आप ट्राई कीजिए एक बार अपने पास से। हो गई मैम, हो गई। अच्छा,
जब भी हम उठते हैं तो पहले करवट लेते हैं फिर उठते हैं। वेरी गुड। वैसे ये तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं जिन्हें पता भी है वो भी सीधा ही उठते हैं, सीधा लेटे हुए और ऐसे ही उठ जाएंगे जर्क लगा के। तो दैट इज दी रॉन्ग पोस्चर। पता होने के बाद भी 90% लोग जो है वैसे ही उठते हैं। वो एक सबसे बड़ा रीजन है चक्कर आने का। हमेशा पूरी करवट पर आना है, फुल करवट। कोई आलस नहीं लेना कि आधी करवट ली उठ गए। कोई आपका 1 सेकंड या 5 मिनट नहीं बचने वाले उसमें, टाइम खराब ही होने वाला है आगे जाके। पूरी करवट लीजिए, फुल साइड लाइन, फिर लेग्स नीचे करिए। आप अपना बॉडी का वेट सारा एल्बोज पर आएगा, उस पे लेकर फिर आप उठिए। आपको चक्कर नहीं आएगा, और अगर चक्कर आने की प्रॉब्लम होगी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर चक्कर आने की प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से कोई भी टॉवल लीजिए, टॉवल को आप अपने नेक पे लगाइए और इस तरीके से करिए, अपना नेक को तो बहुत ज्यादा आराम भी मिलेगा और चक्कर वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। रिचा मैम, आप कैसे उठते हैं, करवट लेके या सीधा? सच सच बताइएगा। मैम मैं तो कैसे भी उठ जाती हूँ, कुछ ध्यान नहीं। तो अब जो है आपको करवट लेकर ही उठना है बस, चक्कर ठीक होए। एग्जैक्टली, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। एक्चुअली जब हमारे बिल्कुल नेक के ऊपर ब्रेन है, तो ब्लड फ्लो जो है वो वहीं से ही आ रहा है सारा। तो जब ब्लड फ्लो नहीं आएगा पूरा का पूरा, तो आप सोचिए ना, ब्रेन ही तो सब कुछ रेगुलेट कर रही है। तो फिर ऑब्वियसली अगर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, दैट मींस ऑक्सीजन नहीं जा रही, और जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जा रही तो फिर पेन, टिंगलिंग और चक्कर आना सब कुछ होगा। सही बात है सर। मनोज भैया को आप अनम्यूट कर दीजिए। मैंने उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, उन्हें वहां अपने यहाँ से करना है अनम्यूट। मैंने उन्हें कर रहा हूँ यहाँ से। आप मनोज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हो गया जी, पूछिए सवाल। जी हाँ जी सर, नमस्कार, मैं मनोज चौधरी जी। हेलो, नमस्कार सर, आवाज आ रही है आपकी? जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। मुझे पिछले 12 से 14 साल से बैक पेन है, और मैंने पहले फिजियोथेरेपी भी कराया है। तो वो कुछ दिन के लिए 5 साल हो गया, लेकिन वो रिपीट कर रहा है। मैंने फिर MRI कराया तो FI में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए फिजियोथेरेपी करानी होगी, क्या कराना होगा? अभी पेन किलर ले लेता हूँ, मोनोसिफ्ट और एंजियोकॉर्ड, और उसके साथ जेंटेक चला रखी है, तो कुछ टाइम के लिए पेन बंद हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? मतलब फिजियोथेरेपी दोबारा करानी पड़ेगी या फिर सर्जरी? आपकी MRI में एग्जैक्टली क्या है पहले तो वो देखना पड़ेगा, कि क्योंकि अब आप कह रहे हैं 14-15 ईयर्स हो चुके हैं, दैट मींस कि बहुत बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। तो अगर स्पाइन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है और अगर वो इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, तो उसको ठीक करना 100% तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर आप रेगुलर फिजियोथेरेपी कराएंगे अच्छी जगह से, तो 90% तक का रिजल्ट तो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बार MRI जरूर देखनी होगी कि आपकी MRI में क्या लिखा है। अगर MRI में स्टीनोसिस वर्ड है, STENOSIS, देन रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर स्टीनोसिस के अलावा है, हर्निएशन वगैरह, बल्जिंग है, तो मिल जाएगा। आपका वेट कितना है, आपको शुगर तो नहीं है, ये सारे पैरामीटर्स भी डिपेंड करते हैं। जी, अभी तो प्रॉब्लम ये है कि यदि पेन किलर नहीं लेते तो मतलब सीधे लेट भी नहीं सकते, और साइड से लेटना होता है, साइड से ही उठना होता है। सर देखिए, साइड कायदे से तो साइड से ही लेटना चाहिए, साइड से ही उठना चाहिए, और सीधा तो सोना भी नहीं चाहिए। हमेशा ऑन टमी सोना चाहिए, क्योंकि हम अगर सीधा सो रहे हैं और हमारी स्पाइन में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो सोते वक्त ऑलरेडी ब्लड फ्लो उसमें कम है, और प्रॉब्लम की वजह से वैसे ही ब्लड फ्लो कम है, तो ब्लड फ्लो इतना कम हो जाता है सीधा सोने से कि आपको सुबह उठते ही बहुत ज्यादा स्टिफनेस महसूस होगी और पेन होगा। तो अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, आप कोशिश करिए कि आप उल्टा ही सोएं। और कुछ एक्सरसाइजेस होती है, वैसे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, मैं स्लिप डिस्क, क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक है, नेक्स्ट सेशन में स्लिप डिस्क को ही कवर करना है पूरा, उसमें सारी डिटेल में एक्सरसाइजेस बताऊंगी। मीनवाइल आप काफ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। काफ जो होता है वो हमारी पिंडलियों को बोलते हैं, एंड काफ मसल इज द सेकंड हार्ट ऑफ आवर बॉडी। शायद लोगों को नहीं पता है, लेकिन जितना हमारा हार्ट का
पंपिंग एक्शन जरूरी है, इक्वली हमारी काफ मसल का भी पंपिंग एक्शन उतना ही जरूरी है। लेकिन काफ मसल 90% लोगों की इतनी टाइट होती है कि कुछ नहीं कह सकते। तो जब तक आपकी काफ मसल रिलीज नहीं होगी तब तक आपका बैक पेन ठीक वैसे भी नहीं होगा। जी डॉक्टर, हाँ जी बोलिए। और मैं परामर्श लेने के लिए आपसे अपना MRI का वो आपको रिपोर्ट्स वगैरह अभी ना आपको शादी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही शादी है। मेरी अब आ रही है। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको चैट बॉक्स में मेरा नंबर अभी मैसेज कर देंगी रिचा मैम, तो आप मेरे से पर्सनली कॉल कर लीजिएगा और आपकी MRI रिपोर्ट्स का हम डिस्कस कर लेंगे। सर पारुल जी का कोई प्रॉब्लम है? रिचा जी को अपनी रिपोर्ट, हाँ मैं कर दूंगी, मैं बता दूंगी। मैडम मुझे कुछ पूछना है। पूछिए जी, सुरेंद्र जी, पूछिए। मैडम डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि मैं तो एक्चुअली आई एम हैवी वेट लिफ्टर, मेरे कंधे में फ्रोजन हो गया था, लेकिन मेरा तो फिजियोथेरेपी में जो 3 तरह की शिकायत था, और एक वो उससे सोनोग्राफी वगैरह सोनो से करते थे, वो 2-3 तरह से, लेकिन वो ठीक हो गया मेरा उससे, और एक्सरसाइज करने लगा हूँ मैं फिर। अच्छा मैम एक बार रिपीट करिएगा, थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही थी तो मुझे समझ नहीं आया ठीक से अंकल सर दोबारा बोल दीजिए एक बार। मैडम मेरा कंधा बिल्कुल जाम हो गया था एक्सरसाइज की वजह से। अच्छा। मैं एक्चुअली वेट लिफ्टिंग करता हूँ, और मैं उसी वजह से मेरा कंधा, मुझे ज्यादा वेट उठा लिया था, तो उस वजह से मेरा कंधा थोड़ा उसमें प्रॉब्लम रही 4 महीने। ओके। उसके बाद मुझे फिजियोथेरेपी के लिए रेफर किया गया, तो मैं फिजियोथेरेपी में मेरी एक तो वो सिकाई हुई जो लेट करके सिकाई होती है, और उसके बाद वो कंधे पे वो जो चलाते हैं, वो मुझे नाम याद नहीं है उसका, 2-3 तरह से मेरी सिकाई हुई थी, और उसके बाद मेरा वो कंधा फिर वो ठीक हो गया, 3-4 महीने चला, बट इट इज नाउ ओके एंड आई एम डूइंग एक्सरसाइज नाउ। ठीक है जी, बस सुरेंद्र जी बताना चाह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी हाँ, इफेक्टिव है, वो ना फॉलो अप, हाँ फीडबैक दे रहे हैं, तो ठीक होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें जी। एक फीडबैक मिला। नहीं, मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली मैं तो सुरभि मैम का ही पेशेंट हूँ, और मेरे दिन में 10 घंटे की सिटिंग रहती है ऑफिस में, तो मेरे नेक में बहुत पेन था, मेरे सर तक पेन पहुंच गया था, और मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था। और मैम क्या, मैंने 15 से 20 दिन का सेशन लिया, और 15 से 20 दिन के सेशन के बाद नाउ आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं कह सकता हूँ। और अब मैं वापस 10-10 घंटे अपने, आजकल तो मैं ऑनलाइन भी काम कर रहा हूँ और टेबल पर काम कर रहा हूँ। तो फिजियोथेरेपी इफेक्टिव तो होती है, आपको उसे डिसिप्लिन के साथ रेगुलर करना होता है। मैंने ये देखा, अगर हम उसे बीच में ब्रेक करते हैं या हम इरेगुलर होकर के करते हैं तो वो अपना असर नहीं दिखा पाती है, लेकिन कंटिन्यूअसली करते हैं तो वो ठीक करने लगती है। मैं इसका एग्जांपल हूँ, मुझे पता है, तो इसके लिए मैं थैंक यू भी कहूंगा मैम को। मैडम एक चीज पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि स्पॉन्डिलाइटिस में अगर चक्कर वगैरह ठीक ना हो तो जो ट्रैक्शन है वो कंपलसरी होता है, या जो एक्सरसाइज है उन्हीं से ठीक हो जाता है? अगर एक्सरसाइज से ना ठीक हो जो आपने बताई है, तो इज ट्रैक्शन कंपलसरी? जी, अगर आपको चक्कर आते हैं तो ट्रैक्शन कंपलसरी होता है, लेकिन अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एज, अगर एज 60-65 से अबव है और कैल्शियम लेवल कम है तो ट्रैक्शन एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो कैल्शियम लेवल आपको जहां से भी अगर आपको करानी हो फिजियोथेरेपी, तो जब भी आप जाए एक बारी कैल्शियम लेवल जरूर चेक कराइएगा। अगर कैल्शियम लेवल नॉर्मल है, बिल्कुल रेंज जितनी होती है उतना है, तो आप ट्रैक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं। मैम कैल्शियम विद विटामिन डी खाने से कोई फर्क पड़ता है क्या? जी बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन एज के साथ साथ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। कितना कैल्शियम लेना चाहिए? हाँ जी, कितना कैल्शियम लेना चाहिए एक दिन में? कैल्शियम कितना लेना चाहिए सर? कैल्शियम तो आप इस वक्त जितना मैक्सिमम ले सकते हैं उतना लीजिए, क्योंकि कैल्शियम जो है वो आपको दूध में मिलेगा। अगर आपका प्योर है कि घर में गाय देती है तो आप श्योर है कि हाँ आपको प्योर मिल रहा है, लेकिन अगर प्योर नहीं है
तो फिर तो आप बस, हम लोग आजकल जितने भी लोग नॉर्मली लोगों की मतलब बहुत कम होते हैं जिनके घर में काऊ बकरे हो, तो जितने भी लोग डेली या बाहर से दूध ले रहे हैं तो हमें वैसे भी नहीं पता कि हम प्योर फॉर्म कैल्शियम की ले भी रहे हैं कि नहीं। ज्यादा बेटर ये होगा, दूध से ज्यादा बेटर है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें जिनके अंदर कैल्शियम लेवल बहुत हाई होता है। सारे ही ग्रीन वेजिटेबल्स में कैल्शियम लेवल हाई होता है, आंवला में कैल्शियम लेवल हाई होता है, तो इनको ले। साथ में विटामिन डी को भी ले, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी से ही होता है, और विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स है सनलाइट। तो विंटर्स में मैडम डू यू रिकमेंड कैल्शियम पाउच ऑल्सो? हाँ जी, कैल्शियम के पाउच आते हैं क्या, वो रिकमेंड करती हैं आप? जी कैल्शियम के पाउच आप ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स आप ज्यादा लीजिए। कैल्शियम के पाउच भी आप ले लीजिए, विटामिन डी का भी साथ में जरूर लीजिए, जो कि हफ्ते में 1 दिन लेना होगा। विटामिन डी हफ्ते में 1 दिन विटामिन डी, और कैल्शियम को आप एक्सटर्नली भी ले सकते हैं। साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स की, सूप की, इसकी डाइट बढ़ा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सर आईफोन के नाम से जिनकी एंट्री है वो काफी देर से पूछना चाह रहे हैं सवाल। लेकिन जस्ट उन्होंने अपना माइक अभी तक कनेक्ट नहीं किया था, अब कनेक्ट हुआ है। वो काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया, वो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आईफोन से जिनकी एंट्री है आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको यहाँ से कर दिया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही है आपको। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आप सर आप म्यूट कर दीजिए, उन्हें म्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप म्यूट कर दीजिए उन्हें। ये पारुल जी का कुछ सवाल है, ये पूछ लीजिए चैट बॉक्स में। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जो लोग एक्सेसिव ड्राइविंग करते हैं, उनके शोल्डर में बहुत पेन रहता है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज बताइए, उनके लिए पर्टिकुलरली जो ड्राइविंग करते हैं। सर जो लोग ड्राइविंग करते हैं, पहली बात तो ये कि ड्राइव करते समय दोनों हाथ स्टीयरिंग पे नहीं होने चाहिए। स्टीयरिंग पे है तो दूसरा हाथ आप गियर पे रखिए या फिर अपने लैप पे रखिए। अगर इस तरीके का पोस्चर रहता है तो शोल्डर में पेन आएगा ही आएगा, क्योंकि टुवर्ड्स ग्रेविटी हमारी मसल्स जा रही है, तो हमारे एल्बो को भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। अगर हमें एल्बो को सपोर्ट अगर हम दे देंगे तो वो टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं जाएगी, तो शोल्डर का पेन नहीं जाएगा, शोल्डर का पेन चला जाएगा। तो एक अगर आपका हाथ स्टीयरिंग पर है तो दूसरे हाथ को आप रेस्ट दीजिए, चाहे आप गियर पे रखें चाहे लैप पर। और दूसरा, उसके लिए आप एक्सरसाइज जो मैंने बताई थी आपको, क्लॉकवाइज ये करें और साथ में श्रगिंग करें। प्लस ये जो नमस्ते पोजीशन होती है, इसको नमस्ते पोजीशन को करना है, इसका जो है इसको आप बिल्कुल शोल्डर लेवल पे रखेंगे और आपके बिल्कुल फेस के आगे आएगा हाथ, ना ही कि नीचे और ना ही ऊपर, एकदम शोल्डर लेवल पर आएगा। और इसको आपको आपस में प्रेस करना है जोर से। ये फोर्स इस हाथ पे लगानी है और इस हाथ की फोर्स इस पे लगानी है। ये इस तरीके से आप करेंगे, 10 का काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स, देन अगेन 10 का काउंट का होल, देन रिलैक्स। तो इस वाली एक्टिविटी को भी आप अगर 3 सेट्स करते हैं तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। प्लस ड्राइविंग करते समय आपकी जो कार सीट है, चेयर जो है, वो आपकी 90 डिग्रीज पर होनी चाहिए और लोअर बैक में एक कुशन होना चाहिए, उसका भी रोल प्ले करती है बहुत ज्यादा नेक और शोल्डर पे। गुड इवनिंग सुरभि, रीमा दिस साइड। गुड इवनिंग। तो रीमा, आई जस्ट वांटेड टू आस्क सुरभि कि मेरी मदर इन लॉ को ना लास्ट 2 मंथ से नी पेन है बहुत ज्यादा। ओके। तो वो शी वाज ऑन बेड, अभी जस्ट लास्ट वीक से थोड़ा सा वो उठना शुरू हुए हैं। नी में ही पेन था उनको, बाकी तो शी वाज ओके, और उसी वजह से वो बेड से उठ भी नहीं पाए। और क्योंकि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स, लॉकडाउन में तो बिल्कुल हम कहीं बाहर जा ही नहीं पाए। अच्छा, तो नी पेन के लिए अभी जो है आप, उनकी एज क्या है? लगभग 60 65 होगी। हाँ 66।
नियर अबाउट। ओके मैम, तो ऐसे में अभी आप एक तो उनको आइसिंग करेंगे दोनों नीज की, और साथ में नीज के नीचे, जैसे मैंने एल्बो के लिए बताया था, ऐसी नीज के नीचे आप एक कुशन टॉवल लेंगे, उसको आप अपने, सपोज कर लीजिए नी जॉइंट है, आपने यहाँ पर कुशन टॉवल रखा और वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटी हुई है बेड पे, लेट के करेंगे और आपने इसको प्रेस करना है नीचे की तरफ। अच्छा, ओके। Then you have to hold it for 10 seconds, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then relax. तो ये भी आप 3 सेट करोगे दोनों नीज से। देन आप दोनों नीज को बेंड कर लोगे और दोनों नीज के बीच में कुशन लगाओगे और ऐसे करके प्रेस करोगे। ओके। और साथ में काफ स्ट्रेचिंग करनी है। काफ स्ट्रेचिंग बेस्ट ये है करने का, आप स्लोप पर खड़े हो जाए, जिसमें आपका हील नीचे होगा और टोज ऊपर, आपकी काफ मसल ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होगी। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर नी पेन। अगर आप इसको लगातार करते आ रहे हैं तो नी आइसोमेट्रिक बोलते हैं, कुशन को प्रेस आप करते आ रहे हैं दिन में 3 बार और साथ में आए थे। और अगर आपकी इनिशियल स्टेज है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नो नीड फॉर रिप्लेसमेंट। और मैंने अपनी मदर का ठीक करा हुआ है, पहले वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, अभी वो सीढ़ियां आराम से चढ़ पाती है। हाँ, वही उनका भी यही हो रहा है कि लास्ट 3 मंथ से वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहे हैं। एंड आई रियली वांटेड टू कम टू यू, तो किस टाइम आ सकती हूँ आपके पास? मैम आप मेरे को एक बार कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। फाइन, थैंक यू। मैम चैट बॉक्स में आप अपना नंबर लिख दीजिएगा, इन केस एनी क्वेरीज हैं। बोर्ड पर भी लिख सकती हैं मैम, अपने बोर्ड पर लिख, बोर्ड पर लिख दीजिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, विजिबल हो जाएगा। फोन नंबर आप अपने बोर्ड आई हैव द नंबर, आई हैव द नंबर। हाँ, फिर भी और कोई लेना चाहे। ओके, 1-2 सवाल है सर, वो कर लेते हैं बस, और उसके बाद सम अप करते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया। डॉक्टर इंदु सिंह है, उनका एक सवाल है, वो ले लीजिए। वो राइट स्लीप के लिए पूछ रही है मैम, एक बार स्लीपिंग पोस्चर दोबारा से बता दीजिए, कुछ लोग और पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द राइट स्लीपिंग पोस्चर। जी, स्लीपिंग पोस्चर देखिए, अगर आप करवट पे लेट रहे हैं, साइडलाइन में लेट रहे हैं, तो आपका जो पिलो की ब्रेथ है वो ये होनी चाहिए, नेक से लेकर शोल्डर तक की। चाहे आप 2 पिलो लगा लें, लेकिन मेक श्योर जब आप लेट रहे हैं तो आपका शोल्डर दबना नहीं चाहिए। यही एक सही क्राइटेरिया है कि अगर आप लेट रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा, अगर आपका शोल्डर दब रहा है दैट मींस कि अभी आपने पिलो पतला लगाया है। तो आपकी जो ये ब्रेथ होती है, इस ब्रेथ का ही आपको पिलो लगाना है अगर आप करवट पे लेट रहे हैं। अगर आप सीधा सो रहे हैं तो आपका जो पिलो है वो आपके शोल्डर ब्लेड लेवल से शुरू होना चाहिए, दैट मींस कि यहाँ से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से होगा तो नेक आपकी आगे प्रोट्रूड हो जाएगी, यहाँ से होएगा तो उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा शोल्डर को भी और नेक को भी। और अगर उल्टा लेट रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक सुरेंद्र जी ने पूछा है कि आपका क्लिनिक क्या CGHS के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं सर, CGHS से नहीं जुड़ा। अच्छा। सुरेंद्र जी पेमेंट करना पड़ेगा, आ जाइए। नहीं डॉक्टर, आपका नंबर चाहिए, क्लिनिक कहाँ है ये चाहिए? वो लिख दिया उन्होंने बोर्ड पे। सुरेंद्र जी लिखवा दिया है बोर्ड पर नंबर, आप देखिए इनके डॉक्टर साहब के बोर्ड पर जी, बोर्ड पर नंबर लिख दिया है। मैम एड्रेस भी लिख दीजिए, B18 शास्त्री नगर। एड्रेस भी लिख दीजिए मैम। B18 शास्त्री नगर। मैम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं अमित जी, उनका एक सॉल्यूशन है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर एंकल पेन। ओके, एंकल पेन जो है वो आपके लिए, एंकल पेन में सिर्फ 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। किसी डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना कुशनिंग सही रखनी है। जो आपका फुटवेयर है दैट इज दी मेन इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपका मेन रोल प्ले करता है। आपकी हील पेन अगर आपके हो रहा है दैट मींस की कुशनिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जो भी हमारा ये हो, हमारी जो हील है उस तरीके से होती है, यहाँ पर एक आर्च होता है, हमारे पैर में नीचे की तरफ एक आर्च होता है। ये आर्च का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब हम लगातार खड़े हुए हैं या चल रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो लगातार इस पे प्रेशर पड़ता रहता है और ये धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट फुट। तो ये आर्च आपके फुटवेयर में होना जरूरी है। अगर ये आर्च आपके फुटवेयर में नहीं है तो आपका फुट का पेन और हील का पेन ठीक नहीं हो सकता।
तो इसके लिए अगर आप बंद शूज पहन रहे हैं तो उसमें फ्लेमिंगो का एक आर्च आता है, उस आर्च को आप लगा सकते हैं और वो डिटैचेबल होता है, आप वो भी फुटवेयर पहने आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक स्लीपर्स आती है मिनेसो की, MINISO मिनेसो की एक स्लीपर्स आती है जिसमें आर्च बना हुआ होता है, वो टोटली हमारे फुट के शेप के हिसाब से ही होती है। अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली तो आपका हील पेन हमेशा खत्म हो जाएगा। मैं खुद एग्जांपल हूँ, मुझे मॉर्निंग 9 to 5 नॉन स्टॉप खड़ा रहना पड़ता है जिसकी वजह से पेन हो जाता था हील में, तो मैंने बस यही दो चीज करी है, अपना फुटवेयर बदला है। क्लिनिक पे मैं मिनेसो वाली स्लीपर्स पहनती हूँ एंड विंटर्स में शूज के अंदर सोल लगा लेते हैं, जिसकी वजह से मुझे 3 साल हो गए स्लीपर्स को कुछ हुआ ना मेरी हील को कुछ हुआ। मैम हर्षिता यादव जी हैं, वो पूछ रही है कि वो जोधपुर में रहती हैं, इस समय जोधपुर में, वो वहां से आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहती हैं, तो क्या ले सकती हैं एडवाइस? हाँ जी बिल्कुल ले सकती हैं, वो मेरा नंबर नोट कर लें 8006 767 767, मुझे कॉल करके मैं। इसके अलावा हम लोग बहुत ही जल्दी कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी लाने वाले हैं जिससे कि आप रेगुलर डॉक्टर सुरभि के साथ जुड़े रहें, आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। शी इज रेडी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। उसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों के वो सुझाव ऑनलाइन या वर्चुअली दे सकती हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो हेल्पफुल हो सकते हैं, तो हम दूर रहकर भी वो काफी चीजें आपकी सॉल्व कर देंगी। तो वो भी हम लोग बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हम मैक्सिमम ले सकते हैं हमने आज लिया। आई थिंक सर हो गया है क्या? क्वेश्चंस कुछ रह गए? मेरे हिसाब से तो हो गए हैं, आज जितने क्वेश्चंस हैं सब सामने आ गए हैं। जय। हाँ, तो फिर अब हम ये हमारा सेशन 1 था, हम सेशन 2 के लिए फिर दोबारा आएंगे। अभी हम कमर दर्द दूर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कमर दर्द दूर करेंगे। हाँ, अभी हमने अपर पार्ट लिया है बॉडी का, उसमें उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और आप, मैं चाहूंगी कि अपनी वीडियो के साथ लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ें, जिससे कि, क्योंकि मैम इस बार आज एक्टिविटीज बहुत ज्यादा नहीं करवा पाई, बट शी वुड लाइक टू डू सम एक्टिविटीज विद अस, जिसमें कि हम अगर इन्वॉल्व होंगे, हम साथ में करेंगे तो हमें पता भी रहेगा कि किस तरीके से हमें करना है, व्हाट इज द राइट पोस्चर टू डू इट। तो अरे मैडम जी, रीता जी जी सर, रीता जी जाने से पहले जरा डॉक्टर साहब के लिए ताली बजवा दीजिए सबसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ताली जाने से पहले जरूर ताली बजवाइए। डॉक्टर ताली हो जाए। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया सेशन। मैम के बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं जिसमें मैम ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस बता रखी है, मैं उन्हें रेगुलर देखता हूँ। हम लोग जीएससी के प्लेटफॉर्म पर मैम के यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करेंगे, आप वहां जाकर के उनके वीडियोस को देख के बहुत सारी एक्सरसाइज सीख सकते हैं, तो वो भी होगा। और मैम मैं चाहता हूं कि आप 3-4 मेजर टिप्स जो हर व्यक्ति को ध्यान में रखनी है एक बार रिपीट कर दें। बैठने वाले जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं या स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, या मोबाइल को रिलेटेड 3-4 अच्छी टिप्स रिपीट कर दीजिए बस। ठीक है। मेन चीज सबसे पहले ये है कि अगर हम अपने ऑफिस में बैठे हैं चेयर पर या घर पे भी बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका पोस्चर 90 डिग्रीज हो, सारे जॉइंट्स 90 डिग्रीज पर ही होने चाहिए। आपका एल्बो बिल्कुल सपोर्टेड होना चाहिए, चिन आपकी टक्ड इन होनी चाहिए, ऐसे बाहर नहीं निकली रहनी चाहिए, टक्ड इन होनी चाहिए, एल्बो सपोर्टेड होना चाहिए, हिप आपका 90 डिग्रीज पर होना चाहिए, नीज भी 90 डिग्रीज, एंड आपका जो फुट है एंकल जॉइंट वो भी 90 डिग्री पर होना चाहिए। बैक सपोर्ट प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है, स्लाउच पोस्चर नहीं होना, ना ही कि इंक्लाइंड होना है। बिल्कुल आप अपनी बैक को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन आप बैक में यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मोबाइल यूज करना है, जिसको मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकती कि मत यूज करिए क्योंकि उसके बिना जिंदगी नहीं है आजकल, तो मोबाइल को आप इस तरीके से हाथ में ऐसे ले सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इस तरीके से लेने से आपकी पूरी बॉडी का अलाइनमेंट खराब हो जाएगा और पेन होएगा ही होएगा। तो मोबाइल का जो यूजेज है वो भी प्रॉपर तरीके से हो। रात को सोते समय मोबाइल यूज नहीं करना, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को साइड में रख दें। नॉर्मल ये एक्सरसाइजेस शोल्डर की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एवरी 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर, हर 20 मिनट से आधे घंटे में करनी है। साथ में ये श्रगिंग करनी है,
आपको इस तरीके से ये स्ट्रेचिंग करनी है और एक ये बिल्कुल अपने फेस के आगे रखकर इसको इस तरीके से प्रेशर देना है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में आपकी थैंक्स की जो कमेंट्स मिल रहे हैं उससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू रीमा जी, शैल, सुरेंद्र सर जी, अभिषेक जी, डॉक्टर साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हम लोग डॉक्टर साहब मैंने बहुत फिजियोथेरेपी सेंटर देखे हैं, IMT का भी देखा है, लोकप्रिय का भी देखा और भी देखे हैं, बट यू हैव एक्सीलेंट वंडरफुली एक्सीलेंट ऑल दिस थिंग्स। और मैं सुरभि जी आपसे कहूंगा, अगर सुरेंद्र जी की तरफ से ये कमेंट आ रहा है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि सुरेंद्र जी इस एज में जितनी वेट लिफ्टिंग करते हैं, अच्छे नौजवानों से वो वेट लिफ्टिंग नहीं होती है, तो वो उतने फिट हैं, वो साइकिलिंग करते हैं। अगर वो आपको ये कमेंट दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ा कमेंट है। और मैडम मैं आसानी से भी नहीं छोड़ता हूँ, मैं बहुत पीछे पड़ता हूँ, जब मतलब किसी चीज में घुस जाता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने आपको ये कमेंट दिए और आई विल डेफिनेटली रेफर द पेशेंट टू यू आल्सो। जी, थैंक यू सो मच। हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आने का। पिछली बार हम लोग खुद बहुत हतोत्साहित हो गए थे, पिछली बार की जो घटना किसी एक अनवांटेड एलिमेंट ने की, लेकिन हम बहुत डर भी रहे थे, पर आप लोगों के सहारे ने हमको जो है हमारे कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड किया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश रहेगी हम समाज की भलाई के लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स करवाते रहे, जिससे कि सबको बेनिफिट होता रहे। लेकिन सर उसका पता जरूर लगाइए, उसमें कौन गड़बड़ी किया। SP क्राइम किया, रिपोर्ट दर्ज है और साइबर सेल जो है जांच कर रही है। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में अपने नए एपिसोड में GSC के आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब और तक के लिए आपने व्हाट्सएप नंबर हमारे को भेज दीजिए, हम GSC के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, और जिससे मैम के वीडियोस वगैरह भी आपको मिलते रहेंगे। और मेरा नंबर आपके पास है सर। जी सर, मैं आप सबको हम एक सर्टिफिकेट भी इशू करना चाहेंगे। जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपना कीमती समय यहाँ पर हमें दिया हमारे प्लेटफॉर्म को, तो प्लीज आप लोग हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए और नाम, जिससे हम आपको सर्टिफिकेट दे सकें। और इसमें चैट बॉक्स में एक बार मैं नंबर लिख देती हूँ, सर आप भी लिख दीजिए अपना। मेरा तो आपके पास है। जी सर, जी सर। हाँ आपका है, मैंने अपना नंबर लिख दिया है, सर आप भी लिख दीजिए। हाँ अमित जी आप भी लिख दीजिए। हम तीनों में से किसी के भी नंबर पर आप अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए। इट विल बी एन ऑनर फॉर अस टू गिव यू द सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर आवर प्रोग्राम। और हम अब बैक पेन पर एक और सुरभि जी का एक और सेशन जल्दी करेंगे नेक्स्ट वीक। हाँ, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू डॉक्टर सुरभि। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब का स्पेशल धन्यवाद करें। थैंक यू सर। आप एंड कर दीजिएगा। मैं एंड कर देता हूँ, ठीक है।